गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा नया चैप्टर है प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष व्यापार। प्रत्यक्ष जैसा कि आप शब्द से ही समझ रहे हैं, जो सीधा किया जाए, जो डायरेक्ट हो, इसे कहते हैं डायरेक्ट एक्सपोर्ट। विदेशी बाजार में प्रवेश करने का सबसे सरल और लोकप्रिय तरीका होता है निर्यात कार्य, जो एक फर्म के द्वारा प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप दोनों तरह से किया जा सकता है। प्रत्यक्ष निर्यात में निर्यातक विदेशी बाजार में क्रेता से सीधे संबंध स्थापित करता है, यानी कि आपस में बातचीत करते हैं। जैसे अगर हमारा निर्यातक भारतवर्ष से है और अगर क्रेता जो है आयातक वो कनाडा से है, तो भारत से कनाडा वह सीधे आपस में एक दूसरे से बातचीत करते हैं, सारी टर्म्स एंड कंडीशंस फाइनल करते हैं और वो बीच में किसी मध्यस्थ की सेवाओं का उपयोग नहीं करते। ठीक विपरीत अप्रत्यक्ष निर्यात बाजार में निर्यातकर्ता स्वयं निर्यात विपणन में महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह नहीं करता है, वरन इसके वह उपयुक्त मध्यस्थों की सेवाओं को प्राप्त करता है। यानी कि क्योंकि निर्यातक खुद इस सक्षम अभी नहीं है, वह नया नया निर्यातक है, तो वह मध्यस्थों की सेवाओं को प्राप्त करता है और उनके माध्यम से ही या उनके द्वारा ही निर्यात करता है। अगर वह ऐसा कोई भी उत्पादक किसी मध्यस्थ की सहायता से निर्यात करता है तो भी वह निर्यातक कहलाता है और वह व्यापार भी निर्यात व्यापार कहलाता है। अब हम पढ़ना शुरू करेंगे आगे, पहले डिटेल में प्रत्यक्ष निर्यात को। प्रत्यक्ष निर्यात क्या है? विदेशी बाजार में प्रवेश हेतु एक निर्यातक निम्नलिखित में से किसी भी एक विधि का चयन कर सकता है। जैसे एकमात्र प्रतिनिधि, यानी ऐसा एक्सक्लूसिव एजेंट। विदेशी बाजार में इस विधि का व्यापक उपयोग किया जाता है। एकमात्र प्रतिनिधि निर्यातक द्वारा नियुक्त वह प्रतिनिधि है जो निश्चित बाजार में विक्रय करने हेतु नियुक्त किया जाता है। ऐसा प्रतिनिधि सामान्यतः एक व्यक्ति ही होता है, जो कभी कभी साझेदारी फर्म कंपनी भी एकमात्र प्रतिनिधि हो सकती है। जरूरी नहीं है कि वो मध्यस्थ जो है, मतलब एक दलाल, प्रत्यक्ष निर्यात में एक दलाल जो होता है केवल वह मदद करता है और निर्यातक का आयातक के बीच में दोनों के बीच में केवल जान पहचान कराता है, उसके बाद वह हट जाता है और निर्यातक और जो आयातक हैं वे आपस में सारी आगे की फॉर्मेलिटीज़ है, डील है। मैं आपको एक बहुत साधारण उदाहरण से समझाना चाहूँगी। आप जैसे घर में हमारे शुरू से ही शादी विवाह होते हैं, अरेंज मैरिजेस। तो क्या होता है, अरेंज मैरिज में लड़की वाले और लड़के वाले को कोई ना कोई तो रिश्तेदार होता ही है जो मिलाता है। तो वह इसी तरह से एकमात्र प्रतिनिधि केवल वह रिश्तेदार होता है जो केवल क्रेता और विक्रेता इन दोनों की जान पहचान कराता है और डायरेक्ट उसके बाद वे आपस में बातचीत करते हैं और वे आपस में एक दूसरे को जो भी कि माल कैसे बनेगा, कैसे जाएगा, कैसे क्रेता करेगा, कैसे वहाँ से भुगतान होगा, ये सब चीज़ें वो आपस में बात करते हैं। एकमात्र प्रतिनिधि उस विक्रय क्षेत्र के थोक व्यापारियों, फुटकर व्यापारियों, उपभोक्ताओं आदि से आदेश प्राप्त करता है। इन आदेशों को वो किसको भेज देता है? नियोक्तों को। ऐसे नियोक्ता कौन हो गया? निर्यातक। ऐसे आदेशों का पुष्टिकरण कर निर्यातक सीधे ही विदेशी बाजार के क्रेता को माल का लदान करा देता है। इससे स्पष्ट है कि उसकी भूमिका केवल आदेश प्राप्त करने और नियोक्ता तक भेजने तक ही सीमित है। वह अपने नाम में कोई व्यवसाय नहीं करता, वो केवल मिलाने का काम करता है। ये नहीं है कि वह निर्यातक के लिए व्यवसाय कर रहा है या निर्यातक के सामान को वितरक की तरह बेच रहा है या वह क्रेता से कोई कमीशन ले रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। वो केवल मिलाने तक का काम करता है, जिसके बदले में उसको एक कमीशन मिल जाता है। ऐसा प्रतिनिधि निर्यातक अनुबंध कर लेता है कि वह विक्रय क्षेत्र में जिसके साथ उसका निर्यातक से समझौता हुआ है, समस्त माल उसी के द्वारा बेचा जाएगा। ऐसे एजेंटों को उनके प्रयत्नों के लिए कमीशन आधार पर मौद्रिक भुगतान कर दिया जाता है। यह है एकमात्र प्रतिनिधि। फिर आता है डिस्ट्रीब्यूटर। जिस प्रकार एकमात्र प्रतिनिधि को निश्चय विक्रय क्षेत्र में निर्माता के प्रतिनिधि के रूप में विक्रय का कार्य सौंपा जाता है, उसी प्रकार वितरक को भी निर्यात बाजार के किसी निश्चित भाग में निर्यातक के प्रतिनिधि के रूप में विक्रय कार्य करने को नियुक्त किया जाता है। यही तक दोनों में समानता है, बाकी काफी भिन्नता है। वह भी निर्यातक के लिए काम करता है एकमात्र प्रतिनिधि,
और वितरक भी एकमात्र प्रतिनिधि के लिए काम निर्यातक के लिए काम करता है। केवल ये दो समानता है, बाकी दोनों में काफ़ी भिन्नता है। अब आगे पढ़ते हैं। वितरक अपने नाम में निर्माता से माल क्रय करता है। मैं इसका उदाहरण दूंगी आपको मूवीज़ से, पिक्चरों से। मूवीज़ देखिए, जैसे जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होते हैं उनका काम केवल मूवी को बनाना होता है। वितरक होते हैं, आप कभी भी अगर मूवी जब देखते हैं तो शुरू में जब लिखा हुआ आता है, कास्ट लिखी हुई आती है, तो उसमें लिखा आता है डायरेक्टेड बाय, प्रोड्यूस्ड बाय, और तीसरी लाइन लिखी हुई होती है डिस्ट्रीब्यूटेड बाय। डिस्ट्रीब्यूटेड यानी वितरक। तो वितरक अपने नाम में, जैसे वितरक का नाम लिखा हुआ आता है, फॉर एग्जाम्पल बहुत सारा यूटीवी मूवीज़, तो अब यूटीवी कौन क्या है, एक वितरक की कंपनी का नाम है। वह अपने नाम में निर्माता से माल का क्रय करता है और अपने ही नाम से विक्रय करता है। संभावित बिक्री की मात्रा का आकलन कर वह उसी हिसाब से निर्यातक से माल मंगवाता है और गोदाम में उनका संग्रह करता है। वितरक अपने माल का संग्रह करता है, उसी माल का, और फिर स्वयं के प्रदर्शन गृह में, यानी खुद ही की एग्जीबिशन लगाता है, प्रदर्शित करता है, उसका विक्रय करता है, तथा आवश्यक हो तो क्रेता को उत्पाद का प्रदर्शन करके भी बताता है। यानी क्रेता को लुभाने के लिए, यानी जो आयातक है उसको लुभाने के लिए वह प्रदर्शन करके लोगों को वह दिखाता है कि भाई ये सामान बहुत अच्छा है, ये ऐसा है। प्रदर्शनी भी वही खुद लगाता है। जिन उत्पादों को विक्रय के पश्चात सेवा की आवश्यकता होती है उनके लिए वह सेवा केंद्र, यानी आफ्टर सेल सर्विसेज, जो मैंने आपको पिछले उसमें भी बताया था, आफ्टर सेल सर्विसेज। तो ये एक तरह से डायरेक्ट ट्रेड है, डायरेक्ट व्यापार है। कौन कर रहा है? वितरक कर रहा है। इसमें निर्माता नहीं कर रहा, लेकिन डायरेक्ट ट्रेड कौन कर रहा है? वितरक और क्रेता। तीसरा आता है विदेशी कमीशन गृह। विदेशी कमीशन गृह अपना व्यापार करने की विधियों में विदेशी कमीशन गृह का महत्वपूर्ण स्थान है। निर्यात बाजारों में स्थित ये कमीशन गृह विभिन्न निर्यातक यानी अगर आप, अभी मैं एग्जांपल दूं आपको सांगानेर से, तो अगर आप जयपुर के सांगानेर क्षेत्र में जाएंगे तो वहाँ कम से कम आपको 500 हर घर में छोटे छोटे लघु उद्योग के रूप में आपको सांगानेरी प्रिंट की चादरें, कपड़े, इंडिगो कलर्स के कपड़े, कॉटन के प्रिंट के कपड़े खूब मिल जाएंगे आपको। हाथ से छपे हुए वस्त्र, जो ब्लॉक प्रिंटिंग आप लोग 3rd ईयर में सीखते हैं प्रैक्टिकल में, उस ब्लॉक प्रिंटिंग के आपको बहुत सारे वस्त्र बनते हुए मिल जाएंगे। तो ये कमीशन हाउस क्या करते हैं? कई सारे निर्माता छोटे छोटे लघु उद्योग वाले निर्माताओं से माल विक्रय करते हैं और संभावित बिक्री की मात्रा के आधार पर ये माल मंगवा लेते हैं। यानी 500 से तो नहीं मंगवाएंगे, जो उनको बेस्ट 50 मिले उनसे ये माल मंगवा लेंगे। उसके पश्चात अपने विक्रय केंद्रों और विक्रयकर्ताओं के माध्यम से उस माल का निर्यात बाजार में विक्रय करने हेतु प्रयास करते हैं। विज्ञापन का अधिकांश भाग निर्यातक को ही वहन करना पड़ता है। वास्तव में ये गृह निर्यातक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करते हैं और विक्रय मूल्य और विक्रय की शर्तों के निर्धारण में इनको स्वतंत्रता नहीं होती। जो रेट उत्पादक है, जो रेट रखता है, उसी रेट पे इन्हें माल को बेचना पड़ता है। विदेशी दलाल यानी फॉरेन ब्रोकर, यह दलाल भी उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार से अन्य दलाल करते हैं। दलाल वह व्यक्ति होता है जो विक्रेता व क्रेता को मिला देता है और उनके बीच में एक सेतु का कार्य करता है। उसी प्रकार से निर्यात विपणन में विदेशी दलालों की सेवाएं काफ़ी उपयोगी होती हैं। ये विदेशी दलाल मुख्य रूप से खाद्यान्नों में, यानी फूड्स एंड वेजिटेबल्स में, जितने भी गेहूँ है, चावल है, ये ऐसी चीज़ों में इनका बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। वे निर्यातक के माल निर्यात बाजारों में मान्यता प्राप्त स्कंद विपणियों के द्वारा या खुली नीलामी से बेचते हैं, जो कि मूल्य निर्यातक ने तय कर रखा है। विक्रय की जो शर्तें और दशाएं निर्यातक ने तय की हैं, उसी के आधार पर ये विक्रय निर्यात बाजारों में करते हैं और निश्चित प्रतिशत से कमीशन प्राप्त करते हैं। दलाल किसके लिए होता है? किसी एक के लिए, या तो मतलब विक्रेता के लिए कार्य करेगा या क्रेता के लिए, लेकिन वो एक के लिए ही ये कार्य करते हैं और उनका माल बिकवाने में मदद करते हैं। फिर आता है रिटेल आउटलेट्स। रिटेल आउटलेट्स जो आप लोग देखते हैं, मैं आपको पिछली क्लास में भी बता चुकी हूँ। जब आप लोकल बाजार में कोई सामान खरीदने जाते हैं तो जो लोकल आपके आसपास की दुकानदार है, जिससे आप रोज़मर्रा में वही सामान खरीदते आ रहे हैं, उन्हें बोलते हैं फुटकर मध्यस्थ।
मैंने आपको पिछली क्लास में भी उदाहरण दिया था कि अगर आपने सपोज़ कोई ड्रेस खरीदी, आपको उसने ब्रांडेड कपड़े ही दिए, ब्रांडेड कपड़े हैं, आप खरीद के लाए और आपको आने के बाद आपने देखा कि वो उसका या तो वो श्रिंक हो गई या उसका कलर उड़ गया या उसका कलर निकल गया, कुछ भी ऐसा कोई डिफेक्ट आया, तो आप नेचुरली उत्पादक को शिकायत करने तो सीधे नहीं जाएंगे कंपनी वाले को, तो आप शिकायत किससे करेंगे? अपने जो आपके लोकल बाज़ार वाला जो फुटकर मध्यस्थ है। लेकिन वो गुडविल बनाने के लिए आप तो उससे ये कहेंगे कि अंकल हम नहीं जानते, हमने तो आपसे ख़रीदा है, तो आप इसे प्लीज़ बदल लें क्योंकि मैं आपकी रेगुलर कस्टमर हूँ। तो वो क्या करेगा? अपनी गुडविल आपसे बनाने के लिए वो ब्रांडेड जो उत्पादक है, भले ही उसको आपका कपड़ा भेजेगा वापस और बदले में आपको नया, या तो उसके पैसे रिफंड करेगा या आपको उसको नया मंगा के देगा। लेकिन ये फुटकर मध्यस्थ जो होते हैं, ये उपभोक्ता और निर्यातक इन दोनों के बीच की कड़ी होते हैं। इनका एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। श्रृंखलाबद्ध दुकानें यानी कि रिटेल स्टोर की चेन क्या होती है? जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, डोमिनोज, हल्दीराम, ये चेन्स होती हैं जो हर शहर में मिल जाएंगी, जो जाल की तरह बिक जाती हैं। सभी दुकानों की साज सज्जा, नाम की लिखावट के लिए समान शैली का उपयोग किया जाता है। सभी दुकानों पर विक्रय की शर्तें और दशाएं भी एक रूपता होती है। सभी दुकानों पर समान मूल्य होते हैं। प्रमापित वस्तुएं जैसे जूते, कपड़े, आपने नाम सुना होगा एडिडास, नाइकी, रिबॉक। आप अगर रिबॉक की दुकान होगी या एडिडास की दुकान होगी या नाइकी के जूतों की दुकान होगी, तो आप अलवर ही नहीं, आप जयपुर चले जाए, दिल्ली चले जाए, मुंबई चले जाए, कलकत्ता चले जाए, आप कहीं भी जाएंगे, आपको दुकान का जो लोगो है, दुकान का जो कलर है, दुकान के जो अंदर इंटीरियर हो रहे हैं, या दुकान जो सेल्समैन है उनकी यूनिफॉर्म तक भी आपको हर शहर में सेम मिलेगी। इसे बोलते हैं श्रृंखलाबद्ध दुकानें। दूसरा होता है डिपार्टमेंटल स्टोर। जैसे आप देखते हैं, आप अपने ही शहर के डिपार्टमेंटल स्टोर में जाते हैं जहाँ पे अनेक वस्तुएं होती हैं। अभी जैसे बिग बाज़ार, जैसे जियो, रिलायंस का मार्केट जो होता है, ये बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जिन्होंने अपने डिपार्टमेंटल स्टोर खुद खोल रखे हैं। तो आप उसमें आपको इलेक्ट्रॉनिक्स भी मिल जाएंगे, तो जूते भी मिल जाएंगे, कपड़े भी मिल जाएंगे, उसमें आपको घड़ियां भी मिल जाएंगी, तो उसमें सब्जी भी मिल जाएंगी, रोज़मर्रा की रसोई के सामान भी मिल जाएंगे, तो बाथरूम की टॉयलेटरीज भी मिल जाएंगी। यानी कि एक मूल्यवान से लेकर सस्ती से सस्ती, छोटी से छोटी चीज़ भी ये डिपार्टमेंटल स्टोर यानी विभागीय भंडार रखते हैं। ये उपभोक्ता जाते हैं और अलग अलग ब्रांड्स के सामान, इसमें फिर एक ब्रांड का सामान नहीं मिलेगा, इसमें अलग अलग ब्रांड के सामान मिलेंगे और उपभोक्ता जाते हैं और वहाँ से अपनी पसंद की चीज़ें खरीद लेते हैं और उनको कंपैरिजन भी हो जाता है। सपोज एक डिपार्टमेंटल स्टोर में गए तो उनको वहीं नाइकी के जूते मिल गए, वहीं पे आपको एडिडास और वहीं पे रिबॉक। तो एक उपभोक्ता के लिए आसानी हो जाती है, वो तीनों चीज़ें देखता है, फिर वो कंपेयर करता है रेट, और वो फिर अपना साइज़ पहन के देखता है, उसको जो कंफर्टेबल लगता है वो उसको खरीदता है। तो डिपार्टमेंटल स्टोर्स आज के ज़माने में, आज के युग में बहुत प्रचलित है। फिर आता है व्यक्तिगत फुटकर व्यापारी, जो मैंने आपको बताया अभी, जिसका सबसे पहले मैंने शुरुआत की थी उदाहरण की। व्यक्तिगत फुटकर व्यापारी वह व्यापारी जो आपके घर के पास या आपके पास के बाज़ार में जो उपलब्ध होता है, वह अपने नाम में निर्यात माल से क्रय करते हैं और स्वयं के द्वारा निर्धारित मूल्य और विक्रय शर्तों के माल का विक्रय करते हैं। बाज़ारों में अधिकतम स्थानों पर पहुंचने के लिए यह उपयुक्त विधि होती है। ज़्यादातर जो पुराने ट्रेडिशनल मार्केट चलते हैं, उन ट्रेडिशनल मार्केट्स में आज भी व्यक्तिगत फुटकर व्यापारी ही ज़्यादा चलन में है। फिर आता है उपभोक्ता के संगठन यानी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। विदेशी उपभोक्तावाद के आंदोलन का एक जागृत और सशक्त आंदोलन के रूप में उभर के आया, और मैंने आपको जैसे इसका एग्जाम्पल दिया था अमूल सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, जिसमें एक उत्पादक से उपभोक्ता तक माल पहुंचाने वाले मध्यस्थों द्वारा बेशुमार लाभ लिए जाने और इससे होने वाली कीमतों में वृद्धि की प्रतिक्रिया स्वरूप इस आंदोलन का जन्म हुआ। मैंने आपको बताया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने यह आंदोलन शुरू किया, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण गुजरात में अमूल है, लिज्जत पापड़ है। ये सब कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन में, जिसमें छोटे छोटे उत्पादकों ने अपने आप को एक साथ इकट्ठा किया, अपने नाम पे ना बेच के, वरन वो लिज्जत पापड़
तो अब इसमें आपको पता है कि लिज्जत पापड़ में कम से कम 1000 छोटे छोटे जो लघु उद्योग हैं, कुटीर उद्योग हैं, वो जुड़े हुए हैं। तो ये कई सारे उदाहरण हैं। और उपभोक्ता संगठन बहुत छोटे जो कुटीर उद्योग वाले जो उत्पादक होते हैं उनके लिए बहुत फायदेमंद होता है। तो ये कुछ तरह के प्रत्यक्ष बाजार के उदाहरण हैं।